गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, शुभ संध्या। डॉक्टर प्रिंस राज का आप सबको नमस्कार। अभी फ्रेंड्स आ जाएं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं डॉक्टर प्रिंस राज आज यहाँ ललित कला ग्रुप में आप लोगों के बीच एक आर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉक शो लेकर आ रहा हूँ। और जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बिना हमारी आर्ट या कोई भी किसी भी म्यूज़िक ले लीजिए, आर्ट ले लीजिए, पेंटिंग, स्कल्पचर, XYZ कुछ भी ले लीजिए, उस टॉक के बिना, मतलब उस सोच के बिना, उस मैसेज के बिना वो अधूरी है। तो एक मिनट पहले हम बात करने जा रहे हैं आज सौंदर्य के ऊपर, पेंटिंग के अंदर सौंदर्य। तो थोड़ा सा आप पहले पीछे एंजॉय कीजिए। आप एक बार हमारे बैकग्राउंड में लगी हुई पेंटिंग को एंजॉय कीजिए। उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। आज बहुत ख़ास हमारे आर्ट गुरु आप लोगों के बीच में हैं, मतलब बहुत नहीं, बहुत ख़ास। तो शुरुआत करने से पहले हम, जैसे कि सौंदर्य हमारा आर्ट के अंदर ब्यूटी क्या है, तो शुरुआत करते हैं। जो आज की हमारी आर्ट गुरु हैं उनके कुछ बनाए हुए पेंटिंग को आप एंजॉय कीजिए शुरुआत से। उसके बाद फिर मैं आपके सामने आज की सेशन स्टार्ट करता हूँ। लीजिए आप लोग देखिए। आप अपने पेंटिंग को एंजॉय कीजिए। जी, मैं आपके बीच में, आपके पेंटिंग सौंदर्य के बीच में दखल देने फिर से आ गया, आपका मित्र। आप क्या करें जी, सेशन स्टार्ट हो गया है। जो मेरे फ्रेंड्स, जो भी साथी लोग हैं जो मेरी आईडी पर नहीं आ पाए, तो अभी वहाँ पर सब लोगों को लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नमस्कार विनोद जी, मेरे मित्र विनोद जी, कामिनी जी, और जो भी सभी मित्रगण मेरे आ रहे हैं उन सबको मैं स्वागत करता हूं। तो आज हमारा एक विशेष, हम रोज़ रात्रि में 11 बजे आर्ट सेशन करते हैं, लेकिन आज का ये सेशन हमारा स्पेशल इसलिए है कि हमारे बीच कला गुरु और रीडर एंड XHOD एंड प्रोफेसर डॉक्टर नुपुर नेहरू जी आज हमारे बीच समय निकाल कर आई हैं। तो आज हम जानेंगे उनके द्वारा कि आर्ट थोड़ा सा अर्धनग्न या मतलब इस तरह के बहुत, मतलब कॉमन एक भाषा है। तो एक्चुअल में ब्यूटी है क्या? हम लोगों को पेंटिंग बनाने के लिए, पेंटिंग बनाने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग पेंटिंग बना तो रहे हैं, कुछ पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन उसका आगे जाके हमारा फ्यूचर नहीं बन पाता है। अब फिर हम कहते हैं कि हमने 10 साल पेंटिंग किया, 20 साल पेंटिंग किया,
लेकिन एक्चुअल में हम एक कॉपी मास्टर के अलावा कुछ नहीं रहते, क्योंकि हमारी आँखों के अंदर जो ब्यूटी जो हम समझते हैं, हमें आँखें तो हैं, हमारे पास आँखें हैं बट हम देख नहीं पा रहे हैं। यानी कि आँखें हैं बट विज़न नहीं है हमारे पास। मतलब आँखें होने के बावजूद भी अगर आपके पास विज़न नहीं है तो उसको कह सकते हैं आँख होते हुए भी ना देख सकने की शक्ति। हम बेशक कहें कि अरे हम तो सब कुछ देख पाते हैं, लेकिन हमारे मन की आँखें जो हैं, जो किसी भी काम को करने के लिए, पेंटिंग को करने के लिए, वो खुलनी बहुत ज़रूरी है। वो हमारी आँखें नहीं खुली हुई हैं। अरुण, आवाज़ सुन पा रहे हो? अरुण, आई एम ऑडिबल? अरुण, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आ पा रही है? कोई बताएं। विनोद जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? आवाज़ सुन पा रहे हैं विनोद जी? अरुण, आप आवाज़ सुन पा रहे हो? जी, तो अरुण बेटा, यहाँ से आप लिंक कॉपी करके आगे शेयर कर दीजिएगा। हमारी टाइमलाइन पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे बाकी जब सभी साथी लोग अभी देख नहीं पा रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो जी, वेलकम हंसराज सर, कैसे हैं हंसराज जी? तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए पेंटिंग बनाने से ज़्यादा पेंटिंग को समझना, पेंटिंग के बारे में थॉट उसका क्या है, जब तक हमारे मन की आंखें हम बंद रखेंगे, सिर्फ टेक्निकली हम काम करेंगे, सिर्फ एक मशीन की तरह काम करेंगे, तो आप एक आर्टिस्ट नहीं कहलाएंगे। सिर्फ एक टेक्निकली पेंटर की श्रेणी में आते हैं जिसका कोई भविष्य नहीं होता, क्योंकि दिन पर दिन और नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। क्योंकि टेक्निक इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप जिस काम को महीने भर में करते हो वो चंद मतलब आधे घंटे में या 1 घंटे के अंदर वो काम हो जाता है। तो हमें अपनी आँखों का विज़न, मतलब अपना माइंड का विज़न ओपन करना बहुत ज़रूरी है। तो पेंटिंग के अंदर ब्यूटी क्या है, हम लोग ब्यूटी देखते रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि वाह, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसका शारीरिक गठन है, क्या इसका एनाटॉमी, हम ब्यूटी वहाँ खोजते हैं। मतलब जैसा कि मैं एक आम व्यूअर्स की तरह से, एक आम स्टूडेंट के तरह से मैं सोच पा रहा हूँ, जैसे हम लोग सभी देखते हैं कि बहुत सारे आजकल आर्टिस्टों की इतनी भीड़ आ चुकी है, इतनी बाढ़ आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर विज़न की कमी है। हम आँख होते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें एक विज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी आँखों को खोलने के लिए, हमारी आँखों के विज़न को ओपन करने के लिए ही हमने आज की जो हमारी मुख्य अतिथि कह लीजिए, चीफ गेस्ट कह लीजिए, कलागुरु कह लीजिए, जिनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आज वो आपको आपका विज़न जो है, जो उसको ओपन करेंगे, खोलेंगे, ताकि हम लोग पेंटिंग देखने का अपना विज़न डेवलप कर सकें, फिर पेंटिंग बनाने का भी डेवलप होगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले हम पेंटिंग के बारे में समझें। टेक्निक इज़ बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज का सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है। जो भी साथी लोग अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं वो भी जुड़िए, और बहुत अच्छा आपको मतलब नॉलेज मिलने जा रही है। मैम का एक्सपीरियंस और फ़िलासफ़ी के ऊपर, सौंदर्य शास्त्र के ऊपर मैम का काफ़ी लिटरेचर भी उन्होंने लिखा है, उसकी बुक्स भी मैम की आती हैं। तो अब मैम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बस वो डिजिटली आप लोगों के साथ फेसबुक पर इतना नहीं रहते हैं। तो लास्ट वीक हमने मैम का सेशन सुना ही था, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया। तो हम दोबारा से फिर मैम से रिक्वेस्ट किए, तो अब हम मिलते हैं। मैं आपको मैम से परिचय नहीं कराऊंगा, आप सब जानते हैं। तो लीजिए, अब मैम आपके सामने हाजिर हैं, या हम लोग मैम के सामने हाजिर हैं, ऐसा कहेंगे, हम लोग मैम के सामने हाजिर हैं। तो सभी लोग मैम का वेलकम करेंगे। और डॉक्टर नुपुर नेहरू मैम, यू आर मोस्ट वेलकम मैम।
लीजिए, आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया। आज की हमारी दृष्टिदाता, जिसको कहते हैं विज़न ओपन करने वाले, हमारे कला गुरु मैम डॉक्टर नुपुर नेहरू जी, आप लोगों के समक्ष। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड इवनिंग। प्रिंस हमेशा बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जितना मैं काबिल भी नहीं हूँ उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ें करते हैं। इनकी शुरू से आदत है। प्रिंस का सेशन मैं काफ़ी दिनों से सुन रही हूँ। रात को 11 बजे ये बोलते हैं। उसमें इन्होंने भी बोला ब्यूटी के बारे में, कुछ इन्होंने लोगों को भी बुलाया था जिन्होंने भी ब्यूटी के बारे में बोला। तो मुझे लगा कि जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट आप लोग सोच रहे हैं, जो बच्चे अभी इमेजिन कर रहे हैं कि ब्यूटी क्या है, तो मेरा दिमाग पीछे चला गया। जो बहुत पुराने हमारे फिलोसफर्स हैं, उन्होंने ब्यूटी के बारे में क्या कहा है, वो आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, वो पेपर है वैसे। मैं आज प्लेटो, जो एक बहुत ही महान दार्शनिक हैं, उन्होंने बहुत चीज़ों के बारे में अपने व्यूज़ दिए हैं। कला और ब्यूटी, कला और सौंदर्य के ऊपर भी उन्होंने अपने थोड़े विचार रखे हैं। और उसमें जो उन्होंने ब्यूटी का कॉन्सेप्ट दिया है, तो जो आजकल आप लोग जो ब्यूटी कहते हैं, तो उससे बिल्कुल फ़र्क है। प्लेटो को उन्होंने कला के विषय में कहा है कि कला तो आर्ट इज़ इमिटेशन, कला प्रकृति की नकल है। यही व्यूज़ एरिस्टोटल के भी हैं, अरस्तु जिन्हें बोलते हैं, अफलातून भी, बहुत से लोग उन्हें बुलाते हैं। अब मैं प्लेटो के बारे में बता रही थी। प्लेटो ग्रीक फिलोसफर हैं और जहाँ तक विचार जाते हैं सबसे प्राचीन दार्शनिक हैं। इनके गुरु सुकरात थे और सुकरात से ही इन्होंने, उनके शिष्य थे, वो भी इन्हीं की वजह से जाने जाते हैं। प्लेटो एक बहुत फेमस फिलोसफर रहे। अब बात आती है, जब हम ब्यूटी की बात करते हैं तो दिमाग एकदम जाता है खूबसूरती, आँख नाक कान अच्छे हों, शक्ल अच्छी हो, रंग गोरा हो काला हो। अभी एक उनके प्रिंस के उसमें आए थे, वो कह रहे थे काला रंग बड़ा अट्रैक्ट करता है, मिथुन चक्रवर्ती बहुत अच्छा लगता है, मधुबाला अच्छी लगती है। तो ये सब बातें मैंने सुनी थी। बड़ा मतलब प्लेटो ने जो बात कही है, और शायद वो कहीं उनके गुरु से ही निकली होगी। सुकरात जो थे वो देखने में बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, काफ़ी अगली थे, और उन्होंने ही प्लेटो को अपना शिष्य बना के बहुत कुछ सिखाया पढ़ाया। तो वो विचार प्लेटो के विचार जो आए, उन्होंने ऐसा माना है कि ब्यूटी जो है वो बाहरी अपीयरेंस से ज़्यादा कहीं ना कहीं इंटरनल ब्यूटी जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अंदर से भी सुंदर हैं तो आप ज़्यादा सुंदर लगेंगे, इनोसेंट हैं, सुंदर हैं। उससे ध्यान आता है मुझे, आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, जो छोटे से न्यू बॉर्न होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, वो आगे चल के खूबसूरत होंगे या बदशक्ल होंगे ये नहीं पता, लेकिन वो सभी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं। उनके अंदर कोई भी चालाकियाँ और जो दुनियादारी की जो चीज़ें हैं, राजनीति करना, एक दूसरे को हैरेस करना, कुछ करना, वो सब उससे बिल्कुल फ़र्क होते हैं। अपनी खुशी भरी दुनिया में रहते हैं। इनोसेंट बच्चे हमेशा प्यारे लगते हैं, चाहे वो काले हों चाहे गोरे हों, वो हमेशा बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो कहीं उसी से
प्रभावित शायद प्लेटो उन्होंने इस तरह से माना है कि हम एक मॉडल को खूबसूरत कह सकते हैं, जो मतलब आजकल के लोग कहेंगे जिसकी फिगर बहुत अच्छी है, लुक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत देखने में एकदम बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो प्लेटो उसे सुंदर नहीं कहेंगे। प्लेटो ने अपने विचार जो हैं बिल्कुल, बहुत से लोग तो मानते हैं प्लेटो इज़ फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज़ प्लेटो। इमरान ने ये बात कही है। इतने फेमस फिलोसफर हैं प्लेटो, और उन्होंने एक बात, ये इतनी गंभीरतापूर्ण बात कही है कि ब्यूटी जो है इंटरनल ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, आउटर ब्यूटी जो है वो कम महत्वपूर्ण होती है। यहाँ मैं थोड़ा सा, एरिस्टोटल भी उन्हीं प्लेटो के शिष्य थे। दोनों ने आर्ट और इमिटेशन पे बात की। इनका बहुत आर्ट इमिटेशन, कला जो है प्रकृति की नकल है, और वो ये कहते हैं कि कोई भी आर्टिस्ट जब प्रकृति में से कुछ नकल करके बनाता है तो ही वो कला में बनता है। प्रकृति भगवान ने बनाई है, भगवान ने पेड़ पौधे, इतने सुंदर सुंदर पहाड़ झरने बनाए हैं। जब हम लैंडस्केप बनाते हैं तो हम कहते हैं चलो एक सुंदर सा कोना ढूंढ के हम चित्र बनाते हैं। सुंदर सा कोना, तो बात ये आती है सुंदर कोना, तो प्रकृति में तो सब कुछ है, तो हम वो कोना ढूंढते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगे। तो वहाँ से फिर प्लेटो जो हैं वो कला से हटके सौंदर्य पे बात करने लगते हैं कि वो सुंदर कोना कौन सा है जिसे हम ढूंढें और अपने चित्र में जिसकी रचना करें। तब उन्होंने फिर सौंदर्य के ऊपर अपने विचार रखे हैं, और उनके विचार, मुझे आश्चर्य होता है, ये विदेशी फिलोसफर हैं ग्रीक के, और इनके विचार अगर हम बहुत ही ध्यान से और गंभीरता से लेकर उनको हम पढ़ें और समझें तो ऐसा लगेगा जैसे कहीं अपनी इंडियन फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा वो टच करते हुए जाते हैं। जिस तरह के विचार गीता में कहे गए हैं, हमारी इंडियन जो एक बहुत ही रिलीजियस बुक है गीता, और प्लेटो ने पता नहीं वो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, लेकिन वो विचार बिल्कुल उससे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि विदेश में रह के लोग भी मतलब इस तरह की थिंकिंग है। वो उनका समय है 427 से 347 BC। बहुत ही पुराने दार्शनिकों में से हैं। लेटेस्ट नहीं है तो बच्चों ने शायद अभी उनको इतना नहीं, लेकिन जब भी फ़िलॉसफी की बात होती है तो प्लेटो से ही शुरू करी जाती है, वेस्टर्न फ़िलॉसफी, और हम उन्हें ज़रूर पढ़ाते हैं। और उनके जो विचार हैं वो, उन्होंने कला पे या सौंदर्य पे अलग से कोई पुस्तक नहीं लिखी है। फ़िलॉसफर्स बहुत कुछ बोलते रहते हैं, तो उन्होंने उसमें कहीं कहीं पर, कुछ जगह पर, कुछ चैप्टर्स में कला और सौंदर्य पर अपने विचार रखे हैं, जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उससे पहले मैं एक बात बताऊँगी जो मैंने, हम मॉडर्न आर्टिस्ट, मॉडर्न भी क्या कहें, अब तो वे पिकासो का नाम तो सबने सुना होगा, सुना है फ्रेंड्स आपने पिकासो? जी। हाँ, पिकासो एक वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, और उनके किसी के मोहताज नहीं हैं। उनकी पेंटिंग्स तो बहुत बिकती थी, और एक बार किसी ने पूछा भी कि आपने अपने घर में अपनी पेंटिंग नहीं लगा रखी, तो पिकासो ने बोला कि मैं इतना रईस नहीं हूँ कि मैं अपनी पेंटिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। तब उनकी पेंटिंग्स इतनी महंगी बिकती थी कि वो अपने घर में भी नहीं लगाते थे। उसी पिकासो की एक जो प्लेटो की बिल्कुल बात को वो उन्होंने बिल्कुल मानते हुए, जैसे ऐसा लगता है जब मैं पिकासो
के बारे में पढ़ा रही थी बच्चों को, तो एक जगह ऐसा आया कि एक बड़ी खूबसूरत मॉडल थी, खूबसूरत कहना चाहिए कि उसमें आकर्षण बहुत था, अट्रैक्टिव लगती थी। और मॉडल्स वगैरह अपनी फिगर का बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छे से मतलब कैट वॉक और ये सब बहुत कपड़ा वपड़ा पहनना सब बड़ा स्टाइलिश होता है। तो वो उस सब चीज़ में बहुत अच्छी थी, लेकिन नेचर वाइज बहुत ही दुष्ट थी। तो अब और पेंटर्स तो जो पेंटिंग करते हैं वो उसकी फ़ोटो, जैसे फ़ोटो खींचा इस तरह से ही बना देते पेंटिंग। लेकिन पिकासो का कुछ इस तरह था, वो एक्सप्रेशनिज़म और इस पे बहुत ज़्यादा जो इज़म्स हैं, इज़म्स में आपको बताऊं, जो एक्सप्रेशनिज़म है वो हमारा पूरा इसी पे बेस करता है कि जो हम मतलब मॉडल बना रहे हैं उसकी आँख, नाक, कान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके विचार, उसके दिमाग में कौन से विचार हैं, उन विचारों को पकड़ लेना। तो वो जो है पोर्ट्रेट बहुत अच्छा माना जाता है। आपने सुना होगा मोनालिसा वर्ल्ड फेमस पोर्ट्रेट माना जाता है। बहुत ही विंसी ने बड़े मगन होकर उस पोर्ट्रेट को बनाया था। उसमें जो मोनालिसा है उससे ज़्यादा देखने में और लोग भी शायद अच्छे लग सकते हैं किसी को, लेकिन उसकी जो ब्यूटी है, जो मेन ब्यूटी पोर्ट्रेट की है, वो ये है कि उस आर्टिस्ट ने उसके इंटरनल थिंकिंग, उसके व्यूज़ को पकड़ा। जो मोनालिसा थी वो एक विडो थी, ड्यूक की वाइफ थी, ड्यूक की डेथ हो चुकी थी और वो प्रेग्नेंट थी। तो उनके अंदर दो तरह के विचार बहुत ज़्यादा थे। एक तो दुख था बहुत ज़्यादा, और एक हम बच्चे को बर्थ देने वाले हैं उसकी हल्की सी खुशी भी होती है। तो वो दोनों तरह के जो एक्सप्रेशंस थे बड़े डिफ़िकल्ट थे। तो अगर आप ध्यान से देखें मोनालिसा में तो उसकी आंखें रोती हैं और लिप्स पे हल्की सी स्माइल है, बहुत हल्की सी स्माइल है, ऐसे हंस नहीं रही हैं। तो वो स्माइल ऑफ मोनालिसा, तो वो जो उन्होंने इंटरनल उनके व्यूज़, जो इंटरनल उनकी थिंकिंग थी उसको पकड़ लिया, तो वो इसलिए इतना फेमस हुआ वो पोर्ट्रेट। और वही बात अब मैं फिर पिकासो पे आती हूँ। तो जब वो पोर्ट्रेट बना रहे थे तो वो लेडी बहुत मतलब अंदर से अच्छी नहीं थी, बहुत ही पॉलिटिक्स करके मॉडल बनी थी, लोगों को हैरेस करती थी, अपने आप को फेम में रखने के लिए दूसरों के संग मतलब चीटिंग भी करती होगी। तो पिकासो ने कहा मैं कल तुम्हें पोर्ट्रेट बना के दूंगा, और उसने एक बहुत ही चुड़ैल जैसा पोर्ट्रेट बनाकर उसको दिया। वो बड़ी शॉक्ड हुई, बेहोश हो गई। अब पिकासो तो पिकासो थे, उन्होंने उसका केवल इंटरनल ब्यूटी जो है उसको दिखाना चाहा। तो वो प्लेटो का बिल्कुल व्यू जो है वो बिल्कुल उन्होंने अपनी पेंटिंग में साबित कर दिया। प्लेटो, फिर मैं उसी बात पे आती हूँ, प्लेटो कहते हैं सौंदर्य क्या है? सौंदर्य केवल आपके जो हम जिस व्यक्ति को देख रहे हैं उसके भाव, उसके विचार। अब आप देखते हैं हम जब कला की बात करते हैं तो कला में पांचों कलाएं आ जाती हैं। आपके ललित कलाओं में हम पोएट्री और म्यूज़िक, पेंटिंग, चित्रकला और स्कल्पचर, मूर्ति कला और आर्किटेक्चर, ये सब पांचों कलाएं हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पोएट्री। तो आपने देखा होगा जब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं तो कोई शक्ल तो नहीं बना रहा उसमें, लेकिन वो उसको इतना ज़्यादा, एक जो नायिका है या नायक है उसका चरित्र चित्रण इतना खूबी से किया जाता है
कि हमें ये लगता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक फीलिंग आती है। अब तो खैर बच्चे बहुत कम जानते होंगे क्योंकि सीरियल्स का ज़माना आ गया है, नॉवेल्स वगैरह पढ़ना छूट गया है। हम लोगों के टाइम में बहुत होता था, बहुत बड़े बड़े राइटर्स लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद की आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें जो बुज़ुर्ग हैं जिनको वो अच्छा दिखाना चाहते हैं, मुंशी प्रेमचंद या कोई भी आप ले लें, शरद चंद्र ले लीजिए, उन्होंने देवदास लिखी, एक ट्रैजिक नॉवल है। तो आप उसमें देखेंगे देवदास में 2 नायिकाएं हैं। एक तो चंद्रमुखी है जो शायद ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, बहुत बन ठन के रहती है और बहुत मतलब मेकअप वगैरह में, क्योंकि वो एक नर्तकी है। और पारो है, वो उसके बचपन का प्रेम है देवदास का। वो घर में रहती है विदाउट मेकअप और सब, लेकिन कैरेक्टर उसकी जो ब्यूटी है वो इतनी ज़्यादा है। मुझे अभी भी देवदास का एक डायलॉग, जो पिक्चर बनी थी वो भी बहुत अच्छी थी, संजय लीला भंसाली ने बनाई थी। तो उसमें वो कहते हैं, जब देवदास चंद्रमुखी के पास बैठा है तो वो कहता है, देवदास क्या खुश हो रहे हो, अपनी किस्मत पे इतरा रहे हो, असली फूलों को छोड़ के कागज़ के फूलों पे इतरा रहे हो। मतलब चंद्रमुखी को उन्होंने कागज़ के फूल कहा और रियल फ्लावर पारो को कहा। तो कहीं इसी तरह जो ये प्लेटो की बात है, इंटरनल ब्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आउटर अपीयरेंस, उन्होंने ऐसा कहा है। मैम, मैं बीच में अभी एक सवाल दिमाग में उठा, अभी आपने कुछ नए विजन्स हमें बताए और ब्यूटी के, तो अभी आपने कहा कि शक्ल सूरत इतना वैल्यू नहीं करता ब्यूटी के लिए। तो मैं अभी काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आपके पीछे जो पेंटिंग लग रही है, एक तो ऐसा लग रहा है कि उस पेंटिंग की कलर स्कीम के जैसे आप भी उस पेंटिंग की एक नायिका हैं और उस पेंटिंग में से बाहर आकर आप हमारे बीच बैठे हैं। तो इस पेंटिंग बहुत सुंदर में पेंटिंग लग रही है, आपके पीछे जो पेंटिंग लग रही है, सभी इसकी नायिकाएं जितनी भी हैं, आई थिंक ये 1 2 3 4 16 इसमें नायिकाएं हैं और सभी के सभी जितनी भी हैं, सभी का चेहरा घूंघट से ढका हुआ है, किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा है। और लेकिन फिर भी पेंटिंग इतना खूबसूरत जो है, तो वो पॉइंट शायद मुझे आपकी बात से कुछ मैं समझ पाया कि मतलब बिना चेहरा, अभी 2 दिन पहले भी मेरे सेशन में किसी बच्चे ने पूछा था कि सर क्या बिना करेक्टर के भी ब्यूटी मतलब एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। तो मैं वही चीज़ देख पा रहा हूँ कि यहाँ किसी का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी पेंटिंग में जो सौंदर्य है वो चीज़, एक तो इसमें डोमिनेंस बहुत अच्छा है। जो ग्रीन साड़ी में लेडी है वो शायद नायिका है। अब आप जब सब पेंटिंग देखेंगे तो सबसे पहले उस पर नज़र जाएगी, फिर और आकृतियों पे जाती है। इसमें लगभग 16 लेडी फिगर्स हैं। ये हमने घूंघट सीरीज़ बनाया था, एक एग्जीबिशन लगाई थी, तो उसमें ये दिखाना चाहा कि मतलब जब शक्ल ही नहीं दिख रही तो ब्यूटी, मतलब पेंटिंग की ब्यूटी क्या है, पेंटिंग की ब्यूटी अलग है, आदमी की ब्यूटी अलग है। आदमी की ब्यूटी तो ये है जो इंटरनल ब्यूटी है, पेंटिंग की भी ये है कि जो आपने टॉपिक लिया है उसको आप अच्छे से मतलब ऑडियंस को पेश कर सकते हैं। तो इस पेंटिंग में भी जो ये है लेडीज संगीत, भले उनकी फिगर दिखे या ना दिखे, हर्ष उल्लास ढोलक और वो सब जो है, ये सेलिब्रेशन इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, लेडीज संगीत का सेलिब्रेशन का माहौल पूरा दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर हम सेलिब्रेशन को छोड़कर एक एक फिगर की डिटेल निकालने लगते और सारी फिगर्स को बहुत सुंदर बनाते और वो करते, फिर भी थोड़ा सा ग्रीन वाली डोमिनेंस ना देते, तो पेंटिंग नीरस लगती। हर पेंटिंग में ब्यूटी तभी आती है जब हम उसके जो हमारे चित्र बनाने के
वो अपने चित्र षडंग भी हमारे इंडियन, जब मैं फ़िलॉसफी, आज तो मैं विदेशी फ़िलासफ़र की बात करने लगी, तो ये बहुत इंडियन फ़िलासफ़र्स ने षडंग को बहुत महत्व दिया है। चाइनीज़ षडंग भी हैं, काफ़ी मिलते जुलते हैं। और षडंग पे मेरे अंडर में एक बच्चे ने रिसर्च भी की है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब इसके विषय में। और मेरे जो गुरु थे शिव कुमार शर्मा, उन्होंने खुद भी षडंग पे ही रिसर्च की थी। तो ये जो हम चित्र बनाते हैं, उससे पहले कहते हैं कि चित्र में जो 6 षडंग हैं वो होने चाहिए, और उसमें पहला षडंग है रूप भेद। रूप भेद का मतलब है जो आप चीज़ बना रहे हैं वो वैसी ही, मतलब ऑडियंस समझ जाए। एक औरत गोद में बच्चे को लेके बैठी है, वो औरत उसकी माँ भी हो सकती है, वो औरत उसकी आया भी हो सकती है, वो औरत उसकी बुआ भी हो सकती है, या कोई अन्य पड़ोसन भी हो सकती है। तो वो रूप भेद क्या है? दादी भी हो सकती है हाँ, उसकी। दादी तो चलो हम फिर भी ओल्ड दिखा देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल उसी एज की मदर है, उसी एज की बुआ है, उसी एज की आया है, पहनावा वही है, शक्ल सूरत वही है। तो जो मदर के ममता वाले भाव होंगे जी, जो वो भाव हैं, वो हम रूप भेद में दिखाते हैं। अगर वो भाव आ गए तो चित्र ब्यूटीफुल है। और अगर वो भाव नहीं आ पाए, लोग समझते ही रहे कि ममता नहीं दिख रही, देखते ही पता चल जाए कि ये माँ है, देखते ही पता चल जाए कि ये कोई और है। एक औरत बाल बना रही है, श्रृंगार कर रही है, वो लेडी कोई वर्कर हो सकती है जो जल्दी जल्दी बाल बना के काम पे जाने के लिए तैयार हो रही है। वो लेडी एक दुल्हन हो सकती है जो अच्छे से श्रृंगार करके तैयार हो रही है, सज बन के बैठ रही है, नायिका बोल सकते हैं। नायिका जो है। तो वो जो उसका रूप भेद है वो आना ज़रूरी है। तो ये तो हमारा इंडियन वो है। मैं आज प्लेटो की बात कर रही थी, तो प्लेटो ने भी जो मेन हमारा सौंदर्य बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जब तक हम सौंदर्य को ही निगलेक्ट करेंगे और समझेंगे नहीं, तो हम ठीक से पेंटिंग नहीं बना पाएंगे। हर पेंटिंग में ज़रूरी नहीं कि बहुत ही खूबसूरत हर चीज़ बहुत ही सुंदर हो तभी वो सुंदर है, ऐसा नहीं है। सौंदर्य, इंटरनल सौंदर्य का मतलब ये कि वो जो फीलिंग्स दिखाना चाह रहे हैं वो फीलिंग पेंटिंग के अंदर आ जाए तो वो सुंदर है। अब हम बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ हम डिटेल में दिखाते हैं। एरिस्टोटल ने तो उसको प्लेटो से भिन्न बात कही है। उन्होंने कहा कोई भी चीज़ हम डिटेल में दिखाते हैं और वो पूर्ण हो जाती है तो वो सौंदर्य है, अगर वो अपूर्ण रहती है तो वो सुंदर नहीं है। सपोजिंग हम एक बैगर, एक भिकारन का चित्र बना रहे हैं या एक भिकारी का चित्र बना रहे हैं, तो उस भिकारी के चेहरे पे झुर्रियाँ भी होंगी, उसकी शक्ल सूरत बहुत ज़्यादा दुख होगा या जैसा भी होगा, तो उसे हम खूबसूरत तो नहीं कह सकते। लेकिन अगर चित्र में वही झुर्रियाँ और वही एक्सप्रेशन सारा का सारा हम बना देते हैं तो वो चित्र ब्यूटीफुल होगा। मतलब पेंटिंग के जो ब्यूटी के मायने हैं, हाँ, मतलब एक मैं और बच्चे भी, शायद बच्चों के दिमाग में भी कुछ ये सवाल उठ रहा होगा कि अभी तक मतलब जो नए आर्ट स्टूडेंट्स हैं या जो आर्ट लवर्स हैं, जो आर्ट बिगिनर्स हैं, तो उन लोगों के जहन में, मन में कि सवाल उठ रहा होगा कि हम लोग खूबसूरती का मतलब एक रेड मतलब लाल चिक्स हो गए, गुलाबी गाल और मतलब खूबसूरत होंठ, या एक खूबसूरती का नज़रिया उस तरह से देखते हैं। लेकिन आपने जैसे अभी बताया कि पेंटिंग के अंदर जो उसका इंटरनल ब्यूटी है वो मेन वैल्यू करता है। मैं इसीलिए एक अभी 2 आर्टिस्ट को मैं बताती हूँ आपके सामने जी। एक तो राजा रवि वर्मा हैं जी। और हम ले लेते हैं, और जो इंडियन आर्टिस्ट जैमिनी रॉय ले लीजिए आप, अमृता शेरगिल भी ले सकते हैं। जी।
अब मैं आपको उनका कंपेयर करके बताती हूँ। हालांकि ब्यूटी बहुत लोगों को धोखा दे देती है। बहुत से मैंने अपने संग के प्रोफेसर्स भी ऐसे देखे हैं जो कहते हैं हुसैन को कुछ नहीं आता, जी जी तैयब मेहता को कुछ नहीं आता, बनाता तो राजा रवि वर्मा है बस, जी। क्योंकि वो बहुत सुंदर बनाता है। तो आप मतलब मतलब कॉमर्शलाइज एक उसको हाँ, काम को बोल सकते हैं, कॉमर्शियल हाँ वर्क। कॉमर्शियल। लेकिन अगर आप उसको देखें तो राजा रवि वर्मा नो डाउट बहुत अच्छा बनाते थे, सब कुछ उनका अच्छा था, लेकिन उनको भारतीय चित्रकारों में हमेशा तीसरी श्रेणी का चित्रकार या दूसरी श्रेणी का माना गया। जी कभी उनको उच्च कोटि का नहीं कहा गया। जबकि जैमिनी रॉय एक फोक आर्ट से लेके बनाते थे और उनको बहुत महत्व मिला विदेशों में, और उनकी पेंटिंग्स को बहुत सराहाया गया। उन्हें कहा गया कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अब मैं यही बताना चाह रही थी, दोनों ने बैगर बनाए। राजा रवि वर्मा जी। राजा रवि वर्मा जितने भी पेंटिंग्स बनाते थे उन्होंने विदेशियों से सीखा था। हमारी कला बिल्कुल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी तो उन्होंने ज़बरदस्ती हम लोगों को कहा कि इंडियन आर्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया और जैसे हर क्षेत्र में दबाया, क्योंकि हम गुलाम हो गए थे और वो ये चाहते थे कि उन्हीं की तरह पेंटिंग की जाए। तो उस वक़्त ये जो हैं झंडा लेके खड़े हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर, जी अपने प्रिंस के फेवरेट, ये उनकी पोर्ट्रेट बहुत बनाते हैं। ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। जैसे गांधी जी ने पॉलिटिक्स के लिए किया है तो उतना ही साहित्य और कला के लिए टैगोर साहब ने किया है। और बंगाल को हम इतना महत्व क्यों देते हैं? बंगाल स्कूल ही एक ऐसा स्कूल था, आप देखेंगे जब हम पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, तो एक बहुत छोटा सा उस पर शॉर्ट नोट आता है, हम पढ़ते काली घाटी के पट्टचित्र। तो बच्चों को ये लगता है कि काली घाट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जिस वक़्त ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी तो उन्होंने इतना जुल्म ढाया कि जो उस वक़्त लघु चित्र बन रहे थे, पहाड़ी और ये सब जो मिनिएचर बन रहे थे, सब भाग गए थे। राजस्थान और मुग़ल के जो थे वो सब आर्टिस्ट पहाड़ों में छुप गए थे और वहाँ जाके उन्होंने थोड़े बहुत चित्र बनाए, लेकिन उसको भी दबा दिया उन्होंने। पहाड़ी, अजंता, ये सब उन्होंने कहा बकवास है और हमारे स्टाइल में काम करो। जो हमारी इंडियन आर्ट है वो रेखा प्रधान है, लाइन और भाव। अजंता को आप देखें तो लाइनें बहुत बहुत अच्छी लाइन हम बनाते हैं और उससे भाव पता चलते हैं। उंगलियों से सर्वनाश का चित्र, आप भौवें उठी हुई हैं, उससे एक्सप्रेशन आ जाता है। गौतम बुद्ध की आँखों से उनके सारे भाव प्रकट होते हैं। तो हमारी कला भाव प्रधान थी, वेस्टर्न आर्ट भाव प्रधान नहीं थी। उसमें लाइन को भी कम महत्ता, जो हम मॉडल बनाते हैं ना, वो लाइट एंड शेड के ऊपर ज़्यादा थी और वहाँ पर लकीली मॉडल्स मिल भी जाते थे। अब तो ये खैर बहुत फ़र्क बात है, मैं बहुत पुरानी बात कह रही हूँ। उस ज़माने में इंडियन कोई भी लड़की लड़का कोई मॉडलिंग करने को तैयार नहीं था। जो विदेशी थे वो करते थे, तो उनके हम चित्र मतलब विदेशी लोग उनके चित्र हूबहू वैसे ही बना देते थे और राजा रवि वर्मा ने उन्हीं से सीखा था और वो उनकी मॉडलिंग करके चित्र बनाते थे। अब सवाल ये आया कि विदेश में उनको चित्र भेजने थे, तो उन्होंने राजस्थान की महारानी, बंगाल की फलानी नायिका, वो सब दिखानी थी, लेकिन वो बंगाली लेडी या कोई राजस्थान की राजपुतानी कोई भी उस वक़्त ऐसा नहीं था कि वो आपके सामने बैठ जाए और आप उसकी शक्ल बनाएं, ऐसा नहीं होता था। तो वो अंग्रेज़ मॉडल्स होती थी और वो इंडियन ड्रेसेस पहन कर रानी बन जाती थी, कभी कुछ बन जाती थी। और चित्र तो ब्यूटीफुल, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े गोरे ज़्यादा हैं, उनका हम गाल वाल जो बनाते हैं वर्मिलियन और उसमें, तो वो
बहुत अच्छा निकल के आता है। तो राजा रवि वर्मा ने सभी कुछ उस तरह से बनाया, यहाँ तक कि उन्होंने एक भिखारी का चित्र बनाया। तो भिखारी लेडी भी जो है वो भीख मांग रही है, और क्योंकि उन्हें ब्यूटीफुल बनाना था तो कान में भी जेवर है, गले में भी जेवर है, और वो हष्ट पुष्ट एक यूरोपियन लड़की है जिसके पिंक बिल्कुल गाल हैं और भिक्षा का पात्र है, हंसते हुए मांग रही है। तो वो आप देखें, जो ललित कला की छोटी छोटी बुकलेट्स होती हैं राजा रवि वर्मा की, शायद उसमें वो चित्र मिल जाए। अगर आप उसको देखेंगे तो वो बैगर कहीं से नहीं लगती, समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो विदेशी लेडी थी, उसके अंदर वो भाव ही नहीं थे। उसके कंपैरिजन में आप अमृता शेरगिल के देखें, उन्होंने जाके जो शिमला में जो गरीब केला बेचने वाली या वो बेचने वाली बनाई, तो उनमें उनका जो पर्सनैलिटी है वो वहाँ झलकता है। तो अगर हम वो पर्सनैलिटी अपनी पेंटिंग में ले आएँ तो हम सौंदर्य ला पाएंगे। खाली शक्ल सूरत या उसको ब्यूटीफुल बनाने में तो हमें मतलब उसको सजाना ही पड़ेगा, मतलब मेकअप ही करते जाओ, जेवर पहनाते जाओ और चूड़ियाँ पहनाते जाओ, झूमर लटका दो, चाहे वो विडो हो चाहे कुछ हो, पर सजाने से मतलब है, तो वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए, और जैमिनी रॉय ने जो भी चित्र बनाए वो उन्होंने हमारी लोक कला से प्रेरणा लेकर बनाए, उन्हें बहुत ज़्यादा सराहना मिली, और वो एक बहुत ही उनको बहुत ही मान्यता प्राप्त है विदेशों में भी और इंडिया में भी हुई थी। लेकिन फिर भी लेमैन मैं कहूँगी, या कुछ लोग भी हैं वो राजा रवि वर्मा को ही इन सबसे ऊपर मानते हैं, तो वो उनका मानना अलग है। प्लेटो ने भी उस बात को, मतलब खूबसूरती अट्रैक्ट तो करती है, नो डाउट। प्लेटो ने तो इस तरह से कहा है, जो अब बिल्कुल हम उसको डीपली जाएं, जो हमारी कहेंगे कि ब्यूटी जो है, अगर हमारी इंद्रियों को सुख दे, जो हमें आनंद दे, वो ब्यूटी है। तो अगर हम उस एस्पेक्ट को देखेंगे तो वो बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत क्षणिक है वो ब्यूटी। हम उस ब्यूटी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? प्लेटो ने तो साफ शब्दों में कहा है, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, उन्होंने कहा है जो एब्सोल्यूट ब्यूटी है, उनका जो एक ग्रंथ है वो उन्होंने लिखा है सिम्पोजियम में उन्होंने ब्यूटी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और उसमें उन्होंने ये बात कही है कि जब हम किसी भी चीज़ को ब्यूटी कहते हैं तो वो ब्यूटी जो सबसे ज़्यादा सुंदर है वो गॉड है। गॉड इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। पुराने ज़माने में लिटरेचर भी सबसे अच्छा वही माना जाता था, जैसे बाइबल को सबसे अच्छा मानेंगे, या हम रामायण और गीता और इनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। और हमारी फ़िलॉसफ़ी, मैं बच्चों से अक्सर जब मैं पढ़ाती थी, मुझे 30 साल हो गए प्लेटो पढ़ाते हुए, तो मैं पूछा करती थी कितने बच्चे गीता पढ़ते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है। शुरू के सालों में जब मैं पूछती थी तो आधे बच्चे कहते थे कि हमने पढ़ी है, और फिर धीरे धीरे वो कम होता चला गया, आधे से भी चौथाई रह गए जो कहते थे हमने पढ़ी है। और अब जो आया है वो बच्चे कहते हैं गीता मतलब है, जानते ही नहीं। हम लोग पढ़ना भूल गए हैं, किताबें नहीं पढ़ते हम लोग। महाभारत भी हमें पता है, महाभारत हम इसलिए जानते हैं क्योंकि टीवी पे आई है महाभारत एक ग्रंथ है, ये हमें नहीं पता। और उसी में गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण को दिखाया गया है। चलो वहीं से ले लेते हैं। जब वो ये 11वें अध्याय, उसमें 18 अध्याय में, गीता में 11वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जो भी कुछ मेरा विराट रूप देख और जो भी कुछ सुंदर है
जो भी सबसे ज़्यादा सुंदर है वो मेरे सौंदर्य से ही है। चांद की चांदनी मैं हूँ, सूर्य का तेज मैं हूँ, रुद्रों में सबसे सुंदर रुद्र शिव मैं हूँ, और मनुष्यों में तू है, अर्जुन को कहते हैं, और अपने आप को कहते हैं कि मैं तेरा सखा कृष्ण जो हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ। और वो एज ए गॉड कह रहे हैं। और वही बात प्लेटो ने अपने फिलॉसफी में बताई है कि जो सुंदर और कल्याणकारी है वही अच्छा है। जैसे हम कोई बच्चे से पूछो कि सबसे ब्यूटीफुल कौन है, तो वो हमेशा छोटा सा बच्चा बताएगा मेरी मम्मी। वो कभी नहीं बताएगा कि ऐश्वर्या राय या कोई और सुष्मिता सेन ब्यूटीफुल है ना। वो उसको जो उसको सुख दे। अब इंद्रिय की जो हमारी इंद्रियां हैं, आप जानते हैं कौन कौन सी होती हैं? आँख, नाक, कान, त्वचा और ज़बान, जीभ सबसे ज़्यादा कंट्रोल से बाहर वाली इंद्री है। हमें मतलब हम बीमार भी हो जाएंगे, जो हमें टेस्ट खाने में अच्छा लगता है वो खाना चाहेंगे। तो मैं बड़े एग्जाम्पल के उससे बताती हूँ आपको कि प्लेटो का कहना ऐसा है कि क्षणिक सुख, बहुत छोटा सा सुख जो हमें इंद्रियों से मिलता है, उसे हम एब्सोल्यूट ब्यूटी नहीं कह सकते, उसे हम गॉड से कंपेयर नहीं कर सकते। मान लीजिए बहुत तेज़ गर्मी है, आप छोटे स्कूल से आ रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, और रास्ते में एक ठेले वाला जा रहा है, वो डंडी वाली आइसक्रीम बेच रहा है, महंगी नहीं है बहुत, आप ख़रीद के खा सकते हैं। वो आइसक्रीम उस समय आपको बहुत अच्छी लगे, क्षणिक सुख है, आपकी ज़बान को बहुत अच्छा लगेगा, ठंडक पहुँचेगी और आप उसको खाना चाहेंगे। बट कैन यू एवर इमेजिन इट विद गॉड? वो ब्यूटीफुल है, वो क्षणिक सुख है। तो इंद्रियों का सुख उस डंडी वाली आइसक्रीम से ज़्यादा नहीं है जो पिघल पिघल के ख़त्म हो जाएगा, खाली डंडी हाथ में रह जाएगी। समझ रहे हैं? तो उसको एब्सोल्यूट ब्यूटी से कंपेयर करने की गलती कभी ना करें। प्लेटो ने इस तरह से विचार रखे हैं। और जो एब्सोल्यूट ब्यूटी है वो आपको एक, हाँ, जैसे आप देखें भी, हम अब तो बहुत मुश्किल हो गया ऐसे बताना, क्योंकि ज़्यादातर जो पुराने धर्म, हम रविंद्रनाथ टैगोर को ही ले लें, कोई बहुत ज़्यादा सुंदर फीचर्स नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है क्योंकि उनके भी पीछे तेज नज़र आता था लोगों को। कोई भी आदमी जो कोई अच्छा काम करता है, सोसाइटी के लिए काम करता है, गांधी जी को ही ले लीजिए, गांधी जी की शक्ल कोई बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उनके जितने पोर्ट्रेट बने होंगे, इतने पोर्ट्रेट किसी भी सुंदर मॉडल के नहीं बने होंगे। आपने मैम आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल इतनी बड़ी बात जो ब्यूटी की आपने इतने सिंपल एग्जाम्पल से जो दी, मतलब एक ना भूलने वाला एग्जाम्पल। हाँ। कि मतलब ब्यूटी जो है, जो बाहरी जो ब्यूटी है, जो फिजिकल जिसको ब्यूटी हम कहेंगे, वो क्षणिक है, जैसे आइसक्रीम पिघल के ख़त्म हो गई। हाँ। और इनर ब्यूटी को पहचानेंगे वो हमेशा बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी, उसको कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। कैसे कंपेयर करेंगे? बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है। पर हम ज़बान को ना लेके कोई भी इंद्रिय का सुख जो है, अगर उसमें पढ़कर हम उसे ब्यूटीफुल कहते हैं तो वो बड़ी, मतलब प्लेटो की नज़र में बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि वो कहीं से कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। और ये भी सच है कि इंद्रियों में सबसे ज़्यादा इंद्री जो हमें, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सभी के लिए ज़बान सबसे ज़्यादा जो हमारा कंट्रोल नहीं होता। तभी तो कहते फास्ट रखो, ये करो, तो हम नमक छोड़ते हैं, वो करते हैं, ताकि आदमी को अपना थोड़ा सा पता चले और उसको आदत पड़े। ये जो
आपकी इंद्रियां हैं, अगर आप इसके गुलाम होते जाएंगे तो आप बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में आ जाएंगे। और वो फिलोसफर्स जो थे वो आपको एक अध्यात्म की तरफ लेके जाना चाह रहे थे। और ब्यूटी एक बहुत अलग शब्द है, तो कभी भी आप कंपेयर ही करेंगे तो हंसी आएगी कि यार भगवान की छोड़ो, आइसक्रीम की डंडी बहुत अच्छी है। क्या कंपेयर कर रहे हो तुम? कितनी देर खाओगे उसको? 15-20 मिनट। जैसे बर्नार्ड शॉ को मैंने पढ़ा था मतलब ग्रेजुएशन के स्टार्टिंग में, तो उन्होंने भी एक उनकी पोएट्री थी ब्यूटी के ऊपर, ट्रू ब्यूटी। तो उससे पहले हमारा नज़रिया शायद कुछ और था ब्यूटी का, सुंदर सुंदर चेहरे और खूबसूरती ये चीज़ें। तो जब वहाँ पढ़ा उन्होंने कहा कि यार तुम शारीरिक या चेहरे की जो किसी नायिका के खूबसूरत चेहरे से, स्किन के कलर से या होठों से, ये ब्यूटी के अंदर आप पढ़ रहे हो, ये तो क्षणिक है। हाँ। कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएगी। जो जिन चेहरे की स्किन पर आप जा रहे हो वो काला भी हो सकता है, चेहरे पर झाइयाँ भी आ सकती हैं। और जो जिसे कहते हैं गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ, वो एज के साथ साथ जब आयु बढ़ेगी तो वो कुछ और ही उसकी शेप बन जाएगी। तब उन्होंने लिखा था कि इनर ब्यूटी को अगर आप पहचानोगे वो तो डे बाय डे, एज बाय एज वो और बढ़ेगी। हाँ। तो वही चीज़ आपने अभी आइसक्रीम की उससे इतना इजी समझा दिया, तो बहुत असल में जो हमारे संग अच्छा हुआ या जो इंटरनल ब्यूटी है वो कभी नहीं ख़त्म होती, वो धीरे धीरे ग्रो करती है। और ये माना भी है, जो आपने देखा होगा जीवन में लोग, जैसे मैंने बच्चों का भी एग्जाम्पल दिया। हम छोटे थे तो हम मॉरल साइंस पढ़ते थे, मैं सोफिया में पढ़ी हूँ। मॉरल साइंस एक बड़ा अच्छा, मैं सोचती हूँ सबको पढ़ना चाहिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसमें एक बचपन में स्टोरी थी, एक आदमी ने स्टैचू बनवाया अपना, और वो बहुत सुंदर स्टैचू था। तो उसको मतलब इमेजिनेशन स्टोरी है, जैसे लोग कहानियाँ होती हैं इस तरह से फोक उसमें। तो उसने गॉड से कहा कि मैं चाहता हूँ कि जैसे इस वक्त मैं सुंदर हूँ, जितना मैं इस स्टैचू में हूँ, मैं सारी ज़िंदगी उतना ही सुंदर रहूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम सुंदर रहोगे, लेकिन जो भी तुम गलत काम करोगे जीवन में, हम हर दिन चाहते हुए अनचाहते हुए कुछ गलत काम हमसे होते हैं, और उनका सबका हमारे चेहरे पे असर होता है। तो उस भगवान ने कहा कि मैं अपनी पावर से तुम्हें ये पावर देता हूँ कि तुम उतने ही ब्यूटीफुल रहोगे। जो स्टैचू है ये बिगड़ता जाएगा, इसके अंदर तुम्हारी बुराइयों की एक्सप्रेशन आते जाएंगे। तो वो उसने कहा कोई बात नहीं। तो उसने स्टैचू उसने ड्राइंग रूम में लगा रखा था। फिर धीरे धीरे उसने अपने जीवन में जो भी कुछ किया होगा, रिश्वत दी होगी, नौकरी पे कुछ किया होगा, लोगों के संग अन्याय किया होगा। लोग करते हैं, कुछ लोग चाहते हुए करते हैं, कुछ को मजबूरन करना पड़ता है। तो धीरे धीरे वो तो उतना ही ब्यूटीफुल रहा, वो स्टैचू बड़ा अगली होता गया। एक दिन ऐसा आया कि उसने उसे स्टोर में बंद कर दिया स्टैचू को। कहाँ तो ड्राइंग रूम में रखता था, लेकिन फिर भी कुछ वजह थी कि वो रोज़, खुद तो बहुत खूबसूरत था, लोग कहते थे कितना खूबसूरत आदमी है, वो रोज़ जाता था उस स्टैचू को देखने। अच्छा, गॉड ने उसे ये भी कहा था कि अगर तुम इस स्टैचू को कभी तोड़ोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, मतलब स्टैचू तो ब्यूटीफुल हो जाएगा, तुम अगली हो जाओगे। तो वो उसको तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसको देखने रोज़ जाता था। अब ह्यूमन नेचर होता है, वो उसको अंदर किसी को नहीं दिखाता था, और वो धीरे धीरे एज के संग संग उसने करे होंगे जो भी काम है, मतलब थोड़ी बेईमानी भी की होगी, मॉरली उतना साउंड नहीं रहा होगा। तो वो स्टैचू धीरे 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 अगली और अगली और अगली होता गया। अब वो उससे चिढ़ता था, लेकिन जाता रोज़ था देखने। एक दिन उसे इतना गुस्सा आया कि उसने हथौड़ा लेके वो स्टैचू तोड़ दिया। और फिर मतलब वो स्टोरी है मॉरल साइंस में, बच्चों को समझाने के लिए बताई थी। तो वो भाग के सब लोग आए और देखने लगे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर स्टैचू टूटा पड़ा है और एक बहुत अगली आदमी मरा पड़ा है।
वो पहचान भी नहीं पाए कि वही था। वही हुआ जो गॉड ने उनको, हाँ, उन्हें गॉड ने कहा था। तो कहने का मतलब ये है, इस स्टोरी से मॉरल है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दुष्टता के काम नहीं करने चाहिए, तो हम बेटर रहेंगे। आप ये देखेंगे, जैसे आप कोई भी ले लीजिए, जैसे रामदेव ही ले लो, कोई बहुत सुंदर शक्ल नहीं है लेकिन फिर भी अगली नहीं लगते, मानते हैं? एक्चुअली उनका जो कर्म है हाँ, उसकी वजह से हमें सुंदर लगने लगा। हाँ। और कोई भी आप वो ले लें, आप महात्मा गांधी ले लें, हम टैगोर ले लें, जी। या आनंदमयी माँ, या इस तरह के जो बहुत पुराने पुराने जो वो रहे हैं डिसाइपल्स, जो भगवान के वो रहे हैं। हम पढ़ते थे, नन्स होती थी, सिस्टर्स, बड़ी इनोसेंट लगती थी। तो प्लेटो कहते थे कि वो उनको किसी भी ब्यूटीफुल मॉडल से ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंटरनल ब्यूटी ज़्यादा है, और बाहर के उनमें लोगों में जो गलत काम करते हैं या कुछ करते हैं, उनके चेहरे पे वो झलक धीरे धीरे आ जाती है। तो लोगों को पता भी होता है, मगर फिर भी अब देखो मॉडलिंग भी करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, फिगर का ध्यान रखते हैं, दुबले पतले होते हैं, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन जो हैं, जो थोड़ा बहुत चालाकियाँ होती हैं, वो ऑडियंस से छुपती नहीं है। तभी पिकासो ने भी उसका चेहरा इस तरह से बनाया। तो ये प्लेटो का एक बड़ा मतलब उन्होंने जो माना, हमारे इंडियन जो है, हम सत्यम शिवम सुंदरम, ये एक बहुत बड़ी अपनी इंडियन फिलॉसफी है। जो सत्य है वही शिव है, और वही सुंदर है। तो वो उसी को मानते हैं। जो भगवान क्यों अच्छा है? क्योंकि उसने हमें बनाया है। वो हमें एक आर्टिस्ट ने वो जो बनाया है एडम और ईव, उसमें गॉड दिखाया है, जिसने मेल फिगर बनाई है। तो वो गॉड की फिगर है क्योंकि वो क्रिएटर है। क्योंकि हम कहते हैं ना, हम तो जन्म देने वाले माता पिता को भी बहुत महान मानते हैं। तो जिसने माता पिता को भी जन्म दिया, जिसने सबको जन्म दिया, वो तो है ही, वही ग्रेट है, और वही सबसे सुंदर होना चाहिए हमारी नज़र में। प्लेटो के ऐसे विचार थे। एक हमारे ऑडियंस का एक बहुत इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं, उसका एक हमारे ऑडियंस है, उनका एक सवाल है, लेकिन उस सवाल को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हमारे जो कलाकार बंधु हैं वो कंफ्यूज हैं, वो भटक रहे हैं। मतलब एक सवाल, मैं अभी उस सवाल को बताऊंगा, तो बीच में मैं एकदम से आपको इसीलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ कि वो सवाल ऐसा है कि उन्होंने एक सवाल ये पूछा कि आज से 50 साल पहले जलेबी के अंदर मिठास की क्या वैल्यू थी और आज क्या वैल्यू है। एक वही मान लीजिए, मतलब कोई भी अगर स्वीट है, मिठास है, तो आज से पहले क्या थी, तो वो आज भी है ना। हाँ। तो अभी उन्होंने, जैसे हम एस्थेटिक के ऊपर आप हमको सुना रहे हैं, बातें बता रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो हमारे एक ऑडियंस ने लिखा है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर मीनिंग इन मॉडर्न आर्ट। मतलब जो एस्थेटिक का प्रॉपर मीनिंग आज की मॉडर्न आर्ट में क्या है। तो जैसा मुझे लगा कि एस्थेटिक का सेंस तो जब शुरुआत थी एंशिएंट आर्ट तब भी वही है, मतलब वो तो हमेशा से वही रहना चाहिए। तो इस पर आप थोड़ा सा मैम बताएं। एस्थेटिक्स पहले ये जो पेपर था, जो हम इसका नाम था फिलॉसफी ऑफ आर्ट, जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल और ये सब दार्शनिक थे। फिर एक आपने जर्मन दार्शनिक सुना होगा, बॉमगार्टन जी। बॉमगार्टन ने सारी फिलॉसफी को अलग कर कर केवल आर्ट वाली फिलॉसफी इसमें रख कर उसका नाम एस्थेटिक्स दिया, जिसका हिंदी में सौंदर्य। एस्थेटिक्स का मतलब, एस्थेटिक्स हर चीज़ में होता है, आप इसको सिखाना नहीं पड़ता। आप मतलब मॉडर्न आर्ट में भी उसकी उतनी ही वैल्यू है। हाँ। वो तो हमेशा उसकी वैल्यू रहेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका
मिडिवल पीरियड में नहीं रहा हो एस्थेटिक सेंस, या हमेशा रहेगा ही? स्टाइल चेंज हो जाता है लेकिन वो तो रहेगा ही। जी। अब एस्थेटिक सेंस तो कपड़े पहनने में भी होता है। जी। अब आपने मतलब मैचिंग साड़ी ब्लाउज, मैचिंग स्कर्ट्स जीन्स पहन रखी है और आपका लुक्स भी उससे मैच करता है, नेल पॉलिश लिपस्टिक भी कहीं मैच करती है। अगर वो सब मैच नहीं कर रहा होगा, आपने हरी नेल पॉलिश लगा रखी है और पैंट काली पहन रखी है और शर्ट बिल्कुल मतलब जो उसके संग ना जाए ऐसी पहन रखी है, तो वो एस्थेटिक्स बिगड़ जाएगा। अब मॉडर्न के हिसाब, ये तो खाना बनाने में भी है। आप खाना बनाने जाते हैं, कुछ लोग सब फैला देते हैं खाना, तो वही दाल रोटी वो हर काम में एस्थेटिक सेंस होता है। एक आदमी आलू काटता है तो बिल्कुल छोटे छोटे एक ही साइज़ के काटेगा जैसे सब्ज़ी बनाते हैं। अगर एस्थेटिक फुहड़पना होगा तो वो एक मोटा होगा, एक छोटा होगा, एक कैसा होगा, तो वो जो है वो अनएस्थेटिक हो जाता है। अब मॉडर्न और उसमें तो मैं यही कह सकती हूँ, जैसे इंडियन मतलब पुराना आप ले लें तो पुराने में आपको साड़ी ब्लाउज़ वो मैचिंग पहनना होगा, मॉडर्न में आपकी मॉडर्न ड्रेसेस हैं तो उनको मॉडर्न पहनना होगा। पेंटिंग का भी उसी तरह, जिस तरह से हमारी सोसाइटी चेंज होती है, पूरा का पूरा स्टाइल जो है वो चेंज होता जाता है। साहित्य भी बदलता जाता है। पुराने ज़माने में साहित्य ऐसा होता था जैसे राम ने जन्म लिया, उनके जन्म में क्या क्या हुआ, जब सीता धरती में समा गई मतलब एंड हो गया, तब जाके नॉवल ख़त्म हुआ। समझ रहे हैं? अभी क्या है, मॉडर्न ज़माने में ये इतनी लंबी लाइफ नहीं चलती। एक आदमी है, वो अपने घर से ऑफिस जा रहा है, बस पे चढ़ा, बस में बैठा और बस से उतरा, केवल वहीं तक का नॉवल है, इतना मोटा। उस आधे पौने घंटे में वो किन किन आदमियों से मिला, किन किन लोगों से उसने क्या क्या बातें की, क्या सीखा, उसको वो बहुत एलोबरेट करके मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से बताते हैं। तो एस्थेटिक सेंस तो उस समय भी था, इस समय भी था। स्टाइल बदल गया है। अब आप जीन्स और टॉप देखेंगे, उस वक़्त साड़ी, उससे पहले लहंगा और वो देखते होंगे। तो और पेंटिंग में भी, पेंटिंग करने का भी जैसे मैंने बताया नॉवल का ट्रेंड बदला है, उसी तरह पेंटिंग्स का भी बदला है। पुराने ज़माने में हम पेंटिंग्स जो बनाते थे वो अब तो नॉन फिगरेटिव खूब चल रही हैं, और आपने रज़ा और बिल्कुल अब प्रतीकवाद आ गया है ना, उसको बिल्कुल अगर गणेश ना बना के स्वास्तिक बना दिया, बस एक सिंबल बना दिया, तो वो गणेश का रूप हो गया। तो डिटेल्स नहीं निकालनी पड़ती। चाहे माँ जीन्स टॉप वाली हो, हाँ। या माँ साड़ी ब्लाउज वाली हो, या घाघरा चोली वाली हो, माँ की जो ममता रहेगी वो तो हमेशा वही रहेगी। वो तो सेम रहेगी। मतलब वो खाली पीरियड बदलने से, टाइम चेंज होने से या कॉस्ट्यूम बदलने से, उसका जो इनर ब्यूटी है, जो माँ का एक बच्चे का जो प्यार है, वो हमेशा वही रहेगा। तो यही एस्थेटिक भी है कि मतलब हमेशा एस्थेटिक का वैल्यू है। एस्थेटिक का वैल्यू तो हमेशा उसका बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी आपने अगर आप पुअर हैं तो आप में एस्थेटिक सेंस नहीं है। जी। हर चीज़ में, बात करने में, सलीका, हर एक चीज़ में एस्थेटिक सेंस झलकता है। और फिलोसफर्स ने सबसे ज़्यादा बॉमगार्टर को फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता था। उन्होंने ये नाम दिया था जर्मनी के। मैं धीरे धीरे एक एक, अभी तो प्लेटो भी बहुत है। प्लेटो ने 2 चीज़ों पे विचार रखे हैं। मुझे लगा था बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे सेशन में उन्होंने 2 बातें कही हैं। एक तो व्हाट इज़ ब्यूटी, और एक कहा है आर्ट इज़ इमिटेशन। तो अभी जो नेक्स्ट सेशन, अब जैसे टाइम हो रहा है, नेक्स्ट सेशन में मैं आर्ट इज़ इमिटेशन, जो प्लेटो के विचार हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अभी तो ब्यूटी के ही बारे में इतना है। अभी क्लियर हो रहा है आपको कि कुछ अभी एब्सोल्यूट ब्यूटी जो प्लेटो की नज़र में है वो इंटरनली है, और उसे उन्होंने गॉड का ही एक रिफ्लेक्शन माना है। किसी भी आदमी में वो ब्यूटी तभी आती है
जब वो गॉड के जैसे, जैसे गॉड हमारी हेल्प करता है, उसी तरह से अगर वो सोसाइटी को हेल्प करता है, कुछ भी करता है, फिर शक्ल सूरत पे नज़र नहीं जाती, आपका उसके अच्छे कामों पे नज़र जाती है। और वो जो अच्छे काम हैं वो उसको एक ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी बनाते हैं। मैम जैसे कि एक बात मैं अपने बहुत सारे कलाकार साथियों की ओर से मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, आजकल बहुत लोग पेंटिंग कर रहे हैं और 20-20, 50-50 एग्जीबिशन भी कर लेते हैं, क्योंकि एंट्री फीस लेकर एग्जीबिशन लग जाती हैं, और उसके बाद भी मतलब 20 पेंटिंग एग्जीबिशन लगा ली, 25 लगा ली, उसके बाद भी उन लोगों का काम भी सेल नहीं होता। तो कहीं अब मुझे लगता है कि पेंटिंग करने के साथ साथ, जैसे अभी आपने फिलोसफर्स बताएं, फिलॉसफी बताई है या एस्थेटिक बताया, तो इसका नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम तभी तो हम एमए का जो सिलेबस है, मुझे तो बेटर लगता है वो जी एमएफए और बीएफए से भी, बीए और एमए का, क्योंकि उसमें थ्योरी काफ़ी है और हम जान जाते हैं। तुम्हें याद होगा जब हम जामिया गए थे रिफ्रेशर्स करने, तो वहाँ पे वो एमएफए वाले थे, वो सारे के सारे कि हमें रिसर्च करा दो मैडम, हमें रिसर्च करो। कितने लोग पीछे पड़ गए थे। तो मतलब वो करना चाहते हैं। पहले तो शायद अलाउ भी नहीं था, अब हो गया है। मतलब जितना ये लोग, हम टेक्निक के ऊपर दौड़ रहे हैं कि मेरा टेक्निक इतना साउंड है, मेरा ये, तो उनके अंदर एस्थेटिक सेंस नहीं है या जो इनर ब्यूटी को नहीं पहचान पा रहे, तो एक खाली लेमैन की तरह से ही वो काम करके रह जा रहे हैं। हाँ, तभी तो वो आजकल जो कुछ लोग, मैं बता रही हूँ ना आपको कि वो कहते हैं जेमिनी रॉय ने क्या बनाया, बेकार है। जी, जी, हुसैन भी क्या है, हुसैन का काम तो उससे अच्छा तो मैं बना लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी पिछले दिनों जो आपका इंडिया आर्ट फेयर लगता है, उसके अंदर मेरा जाना हुआ। तो वहाँ एक और सज्जन थे, तो वहाँ जो ग्रेट मास्टर्स का काम लगा हुआ, तो वो उनको देखकर बोले इसमें क्या है, ये यहाँ क्यों लग रहा है। मैंने भाई, जो इतनी बड़ी गैलरी है, इतना बड़ा लेवल पर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ अगर आप ऐसा कहोगे तो लोग कहेंगे इसको कुछ नहीं आता। मैंने भाई प्लीज़ चुपचाप देख लीजिए। तो मैं उसकी ब्यूटी देख पा रहा था कि उस आर्टिस्ट का जो काम है, मतलब एक जो लेमैन है, जो कमर्शियल जिसको नॉलेज है, मतलब जिसको एस्थेटिक सेंस नहीं है या जिसने थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा हुआ है, तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक ये हो जाता है कि उसको हम इनर ब्यूटी नहीं समझ पाते, हमें मालूम ही नहीं क्या इनर ब्यूटी है। तो बनाने से ज़्यादा, मतलब बनाने के साथ साथ अगर हम उसको थ्योरी वाला पार्ट भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। थ्योरी क्या मतलब ज्ञान प्राप्त करना। मैं इसको आपको उससे समझाती हूँ। मान लीजिए 2 ट्विन सिस्टर्स हैं, बिल्कुल एक सी शक्ल है ना। एक को आपने बिल्कुल पढ़ने लिखने नहीं दिया, वो अपना घर में ही है, और दूसरी पढ़ लिख गई और एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, जो भी कुछ करा, तो इतना सब करने के बाद कुछ एक्सप्रेशन बदले होंगे, बदलते हैं इंसान के, और पहनावा भी बदलता है, खान पान भी बदलता है, बात करने का तरीका भी बदलता है। तो वही पॉलिश्ड जो होता है वो एस्थेटिक्स है, और जो घर पे रह गया बिल्कुल रॉ, जो उसकी ट्विन सिस्टर है, बिल्कुल सेम शक्ल है। अब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो ऐसे तो नहीं, अगर मतलब शादी के लिए या किसी के लिए, अपने भाई के लिए देखने जाएंगे, तो जहाँ तक है मेरा ख्याल है कि आप जो रॉ रह गई होगी, जो घर में रह गई होगी, उसे कम पसंद करेंगे, दूसरी को ज़्यादा करेंगे। तो वही है कि जब आप एस्थेटिक नॉलेज जानते हैं, एस्थेटिक मतलब हर सेंस में, हर फील्ड में, पढ़ाई लिखाई से, सोसाइटी में मूव करने से, सब कुछ करने से आपको थोड़ा सा नॉलेज होती है, और वही आपके हाव भाव बदलती है। जैसा कि हमने बहुत बचपन में एक मूवी देखी थी राजेंद्र कुमार जी की, गोरा और काला। और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं कि एक जुड़वा होते हैं, एक की परवरिश डाकुओं के घर में हुई, एक की परवरिश शिक्षक के घर में हुई, तो उसके संस्कार उस हिसाब से बदल जाते हैं। हाँ,
बिल्कुल। तो वही आपने जो जुड़वा बहनों का एग्जाम्पल दिया। हाँ, तो उसमें वही एस्थेटिक्स है जो पढ़ लिख गई। आप खुद भी देखेंगे, जब आप बच्चे थे इनोसेंट थे नो डाउट, लेकिन हाई स्कूल करने के बाद थोड़े मैच्योर हुए होंगे, फिर धीरे धीरे और मैच्योर हुए होंगे। तो उस तरह से एज बढ़ने से नहीं, थोड़ा ज्ञान भी जब प्राप्त होता है उससे आदमी में शार्पनेस आती है और वो चीज़ों को समझता है, पोलाइट भी हो जाता है। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे आर्टिस्ट को भी जानता हूँ, मतलब ऐसा भी रहा, मतलब मेरे साथ में हम लोग जब पढ़ते थे तो कुछ लोग मतलब वो पढ़ाई छोड़ दिए, मतलब वो अच्छा। पढ़ नहीं पाए या आगे कर, उन्होंने सोचा कि हम तो ऐसे ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ तो हाँ, ये तो आज बहुत उन सबसे। लोगों को कोई नहीं जानता है, और वो शायद एक कॉपी मास्टर के अलावा कुछ कर ही नहीं पाते, हाँ ग्राफ हाँ। लगाकर कॉपी करते हैं। और अभी मैं काम करता हूँ तो अभी बहुत सारे लोग देखे मैंने, वो साइन बोर्ड लिखते थे या वॉल पेंटिंग जैसे करते हैं, वो उससे आगे डेवलप ही, क्योंकि वो हाँ, उनका जो सोचने का और जो एस्थेटिक सेंस डेवलप इसीलिए नहीं हो वो पाया। ख़त्म हो जाता है। और शिक्षा का तो कोई अंत नहीं है। जी। हम कितना ही पढ़ लें, हम सोचते हैं कि अभी हमने सब कुछ सीख लिया, अभी तो हम बहुत कम जानते हैं। मतलब हाँ, पेंटिंग बनाने के लिए फिर हम आपसे ये पेंटिंग भी डिस्कस करना चाहेंगे कि प्लीज़। फ़िलॉसफ़ी को, और जो आप एस्थेटिक्स बता रहे हैं और ये फ़िलासफ़र, मतलब हम तो ये, मैं एक आम लैंग्वेज में हाँ आपसे पूछ रहा हूँ कि जो एक सिर्फ कुछ पेंटिंग बना लेते हैं, जो आजकल एक ये भी चल रहा है कि आर्ट इंस्टीट्यूशंस जो प्राइवेट हैं वहाँ थ्योरी नाम का कोई इनको नॉलेज नहीं होता, ना वो देते हैं। वो कहते हैं बस ये ग्राफ लगाओ, इसको बना लो, फ्लावर बना लो, पोर्ट्रेट बना लो। ग्राफ बना के तो हमेशा ओरिजिनल थोड़ा करना चाहिए, जी। तभी आर्टिस्ट का अपना आ, वो पता चलता है कि कितना अच्छा हाथ है। ग्राफ डाल के तो बहुत गलत है, वो तो पेंटर ही बनना है। क्योंकि तो ये यही शायद वो फ़र्क है कि हाँ जैसे अभी किसी सज्जन ने कहा कि इसे मोनालिसा की आईब्रो नहीं है, उसमें क्या ब्यूटी है, तो इस चीज़ की कमी वहाँ रही। हाँ, मोनालिसा की शक्ल के ऊपर वो पेंटिंग फेमस नहीं है, जी। वो उसके एक्सप्रेशन की वजह से फेमस है, जो बात मैं कह रही हूँ। आप मतलब जो भी है, एक कैलेंडर वाला बहुत अच्छी अच्छी शक्लें बना देता है, लेकिन भावों से कोई मतलब नहीं होता। मतलब वो एक वो हस्ती शक्ल बनाते उसके हैं, अंदर फीलिंग्स आप और उसकी एक्सप्रेशन नहीं आ फीलिंग। अब एक सकते। आर्टिस्ट एक्सप्रेशनिज्म का है वैन गॉग, जी। उसने गुस्से में अपना कान काट लिया था, तो वो एक्सप्रेशन आते हैं। कभी सेशन होगा तो मैं वैन गॉग पे भी पूरी तरह बात करूँगी। अभी सिर्फ जी। इतना बताती हूँ कि वो भी विदेशी आर्टिस्ट हैं, विंसेंट वैन गॉग। ज़िंदगी भर उन्होंने एक्सप्रेशनिज़्म पे काम किया और उनकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी होती थी, लेकिन दुर्भाग्य था लोग समझ नहीं पाए। वो उनको तब राजा रवि वर्मा टाइप ही पसंद आती होंगी, वो इज़म्स में काम करते थे, वो पेंटिंग बिकती नहीं थी। तो एक बार उनकी गर्लफ्रेंड ने कहा, क्रिसमस पे गिफ्ट मांग रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ। तो उसने टॉन्ट में कहा, क्योंकि उस पर उन्हें पता था पैसे वैसे तो है नहीं, पेंटिंग बिकती नहीं है, तो बोला तुम्हारे कान बहुत सुंदर हैं, ये दे दो। तो आर्टिस्ट बड़े इमोशनल, वो तो खैर बहुत ज़्यादा बाद में। पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट आप कहेंगे बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, ऐसा हो रहा है आदमी, वो गुस्से से लाल हो रहा है, उसके इनर फीलिंग्स हैं। कभी नेट पे देखना विंसेंट वैन गॉग का सेल्फ पोर्ट्रेट, जी। कान पे पट्टी बंधी हुई है, तो वो जो अंदर की भावनाएं हैं, अगर वो बहुत अच्छे से आपने दिखा दी तो एक सफल कलाकार है, एक सफल कलाकृति को जन्म दिया है आपने। और प्लेटो भी इनर ब्यूटी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो ये कहते हैं एब्सोल्यूट ब्यूटी तो गॉड है, और बाकी जो क्षणिक आनंद है वो सिर्फ आइसक्रीम की डंडी जैसा है, वो बहुत जल्दी पिघल जाएगा, केवल एक पतली सी डंडी आपके हाथ में रह जाएगी जो किसी काम की नहीं है। समझ गए? तो साथियों, दोस्तों, और आशा करता हूँ कि ब्यूटी इन आर्ट, ब्यूटी के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आया। ये
जो एक लेमैन का जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड ही यूज़ करते हैं कि कितने पानी में हैं आर्टिस्ट। मतलब जो भी ये सोचते हैं कि हम अपने आप में बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और वो जाने अनजाने अपना ये परिचय देते हैं कि उनको एस्थेटिक सेंस बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नेवर एग्री विद योर लैंग्वेज, और यू आर रियली शो योर लेमैन करेक्टर। शायद इसी वजह से कुछ लोग आर्टिस्ट जो सोचते हैं, घमंड जो में होता है ना कि हम बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो एक वॉल पेंटर से आगे कुछ नहीं है। मतलब जब तक आप उसको एस्थेटिक सेंस का नॉलेज नहीं है, तो जैसे कहते हैं ना कि एक शिक्षा हर किसी को, एक जानवर को भी इंसान बना देती है और इंसान को विद्वान बना देती है। अब यही चीज़, बहुत अजीब सी लैंग्वेज आपने लिखी कि कितने पानी में हैं, और ये एक बहुत बड़ा घमंड होता है कि हम कितने, क्या आप आर्टिस्ट हैं हाँ, तो पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। ये बहुत ज़्यादा चीप मेंटलिटी की लैंग्वेज आपकी प्रदर्शित हो रही है। देखें, हाँ, जो भी हैं आप, आपका ये लैंग्वेज बहुत चीप लैंग्वेज है, और इसका मैं पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से खंडन करता हूँ। और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि कहते हैं ना, मेरा एक लॉजिक है कि जो भी व्यक्ति होता है या जो भी कोई प्राणी होता है, वो मुंह खोलते ही अपना परिचय दे देता है। अगर जंगल में जाएंगे तो शेर मुंह खोलते हुए बताएगा आई एम लॉयन, दहाड़ेगा, है ना, बकरी मैं करेगी, गधा कुछ और करेगा, डॉग बार्किंग करेगा। तो सज्जन, बंधु, साथी, आप जो भी हैं, आपने जैसे ही मुंह खोला अपना परिचय दे दिया, तो इससे आगे कुछ और परिचय आपका देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ही, मतलब शिक्षा आपको मनुष्य बनाती है, इंसान बनाती है, और वही हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये पानी, और ये जिस आदमी ने घमंड किया, वो तो रावण भी धरती में मिल गया जो अमर था। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो बड़ा अच्छा लगा